नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज का जो पेपर प्रैक्टिस है आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वो इसलिए कि आज जो पेपर प्रैक्टिस सेट बनाया है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो PCS का एग्ज़ाम करवाया गया था उसको एनालिसिस करके ये पेपर प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आप चेक करके भी देख सकते हैं। कई बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड UP SSC उत्तर प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम होता है डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठा देता है या किसी न किसी रूप में वो क्वेश्चन उठा देता है। तो इसी को एनालिसिस करते हुए आज का पेपर प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो आप पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1 अगस्त 1920, 12 मार्च 1920, 16 फरवरी 1920। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर 2 है, चोरा चोरी कांड कब हुआ? जो चोरा चोरी कांड कब हुआ वो है, ऑप्शन है 5 दिसंबर 1922, 12 मार्च 1922, 2 मार्च 1930, 1 जनवरी 1940। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1922। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1930, 1923, 1925, 1921। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1923। दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। पिछली टेस्ट सीरीज में मैं आपको किस प्रकार से रोल आउट आता है और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके बारे में बहुत डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब अगर उस परिस्थिति को आप देखेंगे, वहाँ पे अंग्रेज लगभग जो भी आंदोलनकारी थी उनको बहुत बुरी तरीके से दबा रहे थे। आगे चलकर गांधी जी ने सोचा कि अब असहयोग आंदोलन किया जाए। इसमें मजदूर वर्ग, एक किसान वर्ग और हमारे समाज का प्रत्येक तबका गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाता है। वो शुरुआत होती है उसकी 1 अगस्त 1920 ईस्वी से। जब असहयोग आंदोलन के दौरान पूरी जनता गांधी जी का हर तरीके से सहयोग कर रही थी। आगे जाकर क्या होता है कि चोरा चोरी नामक स्थान जो गोरखपुर में है, गोरखपुर का एक चोरा चोरी नामक स्थान आता है, वहाँ पे क्या करता है, एक जो भीड़ उग्र हो चुकी थी और ये उग्र भीड़ थी, यहाँ 21 सिपाहियों को, लगभग 21 पुलिसकर्मियों को वहाँ पे जिंदा जला देती है। इस पूरी घटना से गांधी जी आहत हो जाते हैं और उन्होंने जो ये असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको क्या कर दिया, चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब स्थिति आती है कि 1919 ईस्वी का जो एक्ट था, क्षमा चाहूँगा, 1919 ईस्वी का जो एक्ट था, 1919 ईस्वी का जो एक्ट था उसके तहत चुनाव होने थे। अब समस्या ये आ गई कि जो आने वाले विधानमंडलीय जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस शामिल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वो चोरी चोरी हत्याकांड के कारण तो बंद हो चुका था। अब जब चुनाव होने थे 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में जो चुनाव होने थे, वहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस को शामिल होना था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू एक पार्टी का गठन करते हैं। उसका नाम था स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में, और इसका उद्देश्य था कि जो विधानमंडलीय चुनाव, केंद्रीय विधानमंडल के जो चुनाव होने थे उस चुनाव में शामिल होना था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 ईस्वी में। ये छोटा छोटा इतिहास की एक घटना दूसरी घटना से क्या होती है, रिलेटेड होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन 1 है महान्यायवादी, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य सूचना आयुक्त। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 मुख्य सूचना आयुक्त। संघ की कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं, एक तो होते हैं राष्ट्रपति, महान्यायवादी होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इसके साथ प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, लोक सेवा तथा राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, चुने हुए सदस्य होते हैं, ठीक, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये इसमें कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो चुका है,
राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत का मानक क्या है? जो जमानत जब्त होती है तो उसका मानक क्या है? कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ, कुल डाले गए मतों का 1/3 भाग प्राप्त करने में असमर्थ, कुल डाले गए मतों का 1/2 भाग प्राप्त करने में असमर्थ, कुल डाले गए मतों का 1/4 भाग प्राप्त करने में असमर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ। अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए उठता है और अगर असमर्थ हो जाता है, कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है कपास, पेट्रोलियम, धान और सरसों। तो ब्लैक रेवोल्यूशन है ऑप्शन नंबर 2 पेट्रोलियम से। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन इसे कृष्ण क्रांति भी कहते हैं। जिस प्रकार से भारतीय इतिहास में आपने देखा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद आया वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित था? खाद्यान्न से संबंधित था, खाद्यान्न से संबंधित था। वाइट रेवोल्यूशन था दूध से संबंधित। हुआ क्या कि जब ये रेवोल्यूशन आया तो दूध और खाद्यान्न की जो उपलब्धता थी हमारे देश में, जो कमी थी, उसको पूरा किया गया। उसी प्रकार जो ब्लैक रेवोल्यूशन है, इसका भी मतलब यही है कि हमारे देश पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल और पेट्रोल पर विदेशों पर क्या है, अब आयात पर ही निर्भर है। अब क्या होगा कि पेट्रोलियम उत्पाद में हम मिलाएंगे क्या मिलाएंगे? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल मिलाएंगे। एथेनॉल मिला के क्या, एथेनॉल क्या है? एथेनॉल बेसिकली ये एक ग्लूकोज का एक फॉर्म होता है और इससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो आमतौर पे हमारे देश में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, धान की खेती ठीक ठाक होती है, तो इससे हम एथेनॉल का निर्माण करते हैं। और एथेनॉल को अगर पेट्रोल के साथ मिलाएंगे तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि पेट्रोल में जो भी प्रदूषण पेट्रोल डीजल पेट्रोल से जो भी हमें वायु प्रदूषण होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी जो मात्रा है एथेनॉल मिला के इसकी मात्रा में कमी आती है। ठीक है, इसके साथ साथ तो 10% इसके साथ साथ क्या होगा कि पेट्रोल की मात्रा में वृद्धि होगी और पेट्रोल की मात्रा सस्ती होगी। पेट्रोल की कीमत क्या होगी? सस्ती होगी। तो जो भारतीय अभी वर्तमान में जो पेट्रोल में है तो 10% क्या मिलाया जा रहा है? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध है पेट्रोलियम उत्पाद से। इसका मतलब है कि पेट्रोल के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, तो ब्लैक रेवोल्यूशन राइट आंसर पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है धूपगढ़, पंचमंडी, अमरकंटक, दोदा बेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका धूपगढ़। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो ये जाती है गुजरात से लेकर एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ आगे तक ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जाती है। जिस प्रकार से जैसे हम हिमालय पर्वत श्रेणी को देखते हैं तो हमारे कहाँ से कहाँ तक है। अगर जम्मू कश्मीर से देखते हैं हम तो हमारे देश की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। उसी प्रकार जो सतपुड़ा रेंज है वो है यहाँ से, अगर ये भारत का अगर मैप है, अगर थोड़ा उंगली से बनाना पड़ रहा है, अच्छा सेटअप नहीं है मेरे पास, तो फिर भाई मैप तो ऐसे ही बनेगा, है ना। तो यहाँ से जाती है सतपुड़ा रेंज और यहाँ से लगभग हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में। तो इसमें भी छोटी छोटी पर्वतें हैं, पहाड़ियाँ हैं। तो जैसे यहाँ पे एक पहाड़ी है, एक रायसीना पहाड़ी है, दूसरा है मैकाल रेंज यहाँ पे है, इसके यहाँ पे मैकाल रेंज है, और एक है महादेव रेंज। तो महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है, महादेव रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है, एक है धूपगढ़ महादेव रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और दूसरा है पंचमंडी। ठीक है, और यहाँ पे जो मैकाल रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। ठीक है, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। वहीं जो ऑप्शन नंबर 4 है दोदा बेटा, वो ये अगर यहाँ पे एक है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो यहाँ पे मिलाती है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी की पहाड़ियों की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ठीक है, तो ये था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित है? ऑप्शन 1 है ग्रेनाडा,
ऑप्शन नंबर 2 है मोंटसेराट, ऑप्शन नंबर 3 है मडीरा, ऑप्शन नंबर 4 है एंगोला। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 मडीरा। ये कैरिबियन सी में नहीं है ये द्वीप। देखते हैं जो ग्रेनाडा, मोंटसेराटा है और एंगोला, ये जो द्वीप हैं वो है कैरिबियन सी। तो कैरिबियन सी ये है, कैरिबियन सी क्या है, ये उत्तरी अमेरिका का आपको मैप दिख रहा होगा, उत्तरी अमेरिका का ये आपको मैप दिख रहा होगा। यहाँ पे गल्फ कौन से, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप, और उसके ऊपर है कैरिबियन, जो आपको दिखा होगा जैमिका वगैरह, जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की टीम है वो यहीं से आती है। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उनमें ये द्वीप स्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, ऑप्शन एक है लाटविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लाटविया। लाटविया बेसिकली आप देखेंगे कि जो कोको है वो विषुवतीय रेखा पर जो भी देश हैं, विषुवतीय रेखा पर जो देश है जहाँ अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी के कारण क्या होती है, वाष्प जो वाष्प पानी वाष्प की मात्रा अधिक हो, क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी और घने घने जंगल यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से कोको के उत्पादन के लिए यहाँ पे एक अनुकूल परिस्थिति बन जाती है। तो जो कैमरून और आइवरी कोस्ट और घाना है, ये है अफ्रीका के कंट्री, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके देश हैं। और जो लाटविया है ये है एक बाल्टिक सागर, देखा होगा आपने, अगर मैं बना पाऊँ यहाँ पे मैप, उंगली से बनाना पड़ रहा है ऐसे करके। तो आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तब जाके मैं आपको बहुत अच्छा सेटअप दे पाऊँगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं, अगर बाल्टिक सागर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये है यूरोप का मैप, यहाँ पे ये है यूरोप का मैप। ठीक है, ये यूरोप का मैप है, और यूरोप के मैप में यहाँ पे आप बाल्टिक सागर देखते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, बाल्टिक सागर देखते हैं। और बाल्टिक सागर के इसको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज़। बाल्टिक कंट्रीज़ में 3 देश आते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक कंट्री नहीं है। तो 3 देश आते हैं बाल्टिक कंट्री में। एक आता है ए लाली, इसका मतलब क्या हुआ, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये है बाल्टिक कंट्री। तो लाटविया कौन सी कंट्री है, बाल्टिक कंट्री। तो यहाँ पे कोको का उत्पादन नहीं होता है। कोको किस चीज़ के लिए, कोको का मतलब क्या हुआ, अरे जो हम खाते हैं यार, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं हम, चॉकलेट डे याद होगा ना। तो चॉकलेट खाते हैं, कोको से चॉकलेट का उत्पादन बनाया जाता है। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? ऑप्शन एक है अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कोरोना महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्था ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का निर्णय लिया था? ऑप्शन नंबर 1 है IIT बम्बई, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की। तो राइट आंसर हो जाएगा IIT बम्बई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ऑप्शन 1 है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग में, और ताप विद्युत संयंत्र में, और खनन, ये खनन लिख दिया, खनन से। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ पर होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड PCS में, लोअर PCS में, ये जो समीक्षा अधिकारी में, UP PCS में, UP लोअर में, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो एक बार इसे अच्छे से समझ जाओ कि ये क्या है, समझ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर 1 है रेगिस्तान, विषुवत रेखा पर, ये मिसप्रिंट हो गया है, समशीतोष्ण मैदानों पर, ध्रुवों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। क्वेश्चन आया था एग्जाम में UPPCS में कि सूर्य के प्रकाश सबसे ज़्यादा परावर्तित कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर, तो इस दोनों क्वेश्चनों का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। एल्बिडो
बेसिकली क्या है कि प्रकाश को कोई वस्तु कितनी ज़्यादा परावर्तित कर रही है। तो ध्रुवों पर क्या होता है कि बर्फ से ढकी रहती है, तो जितनी ज़्यादा प्रकाश पड़ेगी तो बर्फ सफ़ेद के कारण क्या होगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। तो उसी को एल्बिडो कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल मांडी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू, यूपी, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यूपी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 है, IUCN की स्थापना कब हुई? 1950, 148 लिख दिया है, 1948 होना चाहिए था इसको, 150, 1948, 1954, 1936। तो राइट आंसर हो जाएगा 1948। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948। IUCN क्या है? IUCN बेसिकली क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था क्या काम करती है कि जो भी जीव जंतु वनस्पति है, कवक हैं, पेड़ पौधे हैं, कोई भी प्रजाति का संरक्षण के लिए काम करती है। वो देखती है कि संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है, कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। इस प्रकार से IUCN दिखती है। IUCN ने 1964 ईस्वी से एक डाटा जारी किया था जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। आप बार बार देखते होंगे कि IUCN ने इसको रेड डाटा में डाल दिया है, इस प्रजाति को रेड डाटा में डाल दिया है। तो क्या है, रेड डाटा में डाल दिया है। ठीक है। जिस रेड डाटा 1964 ईस्वी से क्या किया था उसने, 64 रेड डाटा बुक जारी किया था IUCN ने। क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये भी कि भाई रेड डाटा बुक जारी कब किया था? ठीक है, पहली बार तो 1964 ईस्वी में। इसमें क्या करता है कि जो भी जीव संकटग्रस्त या विलुप्त होने के कगार पर होती है तो उन जीव जंतुओं को रेड डाटा बुक में जारी कर देती है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो एक पहाड़ी बटेर करके एक पक्षी हुआ करती थी, उसे भी विलुप्त घोषित कर दिया था, जिसे हम माउंटेन क्लेप कहते हैं ना। मसूरी में पाया जाता था ये, तो उसे भी IUCN ने विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। उसी प्रकार एक डोडो पक्षी है जो मेडागास्कर में, शायद मेडागास्कर में ही डोडो पक्षी को उन्होंने क्या कर दिया था, विलुप्त घोषित कर दिया था। ठीक है। तो ये था IUCN के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व में मीठे पानी का कितना प्रतिशत है? कुल जल का जो मीठे पानी है, कुल वाटर का मीठे पानी, यानी जिसे फ्रेश वाटर भी कहते हैं। मीठे पानी का मतलब ये नहीं है कि उसमें चीनी मिला दिया है, उसका मतलब होता है कि फ्रेश वाटर कितना है। तो फ्रेश वाटर कितना है, 3.5%, 2.5, 4.5, 1.9। तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5%। अगर बात करें तो पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कुल भूभाग का 70% क्या है, वाटर, जल है। ठीक है। उसमें मात्र फ्रेश वाटर कितना है, 2.5। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे ख्याल से अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन से कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है मानसून की वापसी, चक्रवातीय दाब, पश्चिमी विक्षोभ, और लास्ट ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को आने वाला जो मेरा नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें पश्चिमी विक्षोभ को बहुत अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा, टाइम लेके। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। तो पुराने पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैंने ये पेपर प्रैक्टिस सेट बनाया है, खुद टाइपिंग की है। तो आप लोग यार थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं वीडियोस पे, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो फिर कई बार मन करता है कि यार ना ही बनाएं, कोई मन नहीं करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग को हेल्प करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।